को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। शेयर के लिए रिज्यूम रिकॉर्ड। नहीं जी, हमने बात कल यहाँ से खत्म की थी कि हमारे जो प्रोग्रामिंग टूल्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले बात की थी हमने जैम्प एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करेंगे अपनी डेवलपमेंट के लिए। यानी किसकी डेवलपमेंट के लिए? हमने कहा था कि हम जी PHP की डेवलपमेंट अगर करेंगे तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो विंडोज के प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सके। ऐसा ही है, विंडोज के प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया है, क्योंकि जो PHP और जो है आपकी MySQL डेटाबेस, PHP आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और MySQL आपकी बैकएंड डेटाबेस है। ये दोनों जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मेन प्लेटफॉर्म से क्या मुराद हमारी कि ये विंडोज के प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं या लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुई, यानी कि ये लिनक्स में ही ये बनी हुई है, या आप कह लें कि ये लिनक्स के प्लेटफॉर्म को ही सूट करती है, ओपन सोर्स। तो ये विंडोज के ऊपर डायरेक्ट नहीं आप रन कर सकते। आप ऐसा नहीं है कि PHP का सॉफ्टवेयर लें या उसकी लाइब्रेरी उठाएं और इंस्टॉल करें और आप चला लें। आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर टूल की जरूरत पड़ेगी। वो टूल जो है वो जैम्प है। जैम्प क्या है? ये वैसे ही है जैसे आपने ICS में एक इन्वायरमेंट पढ़ा था जिसको हम बोले थे IDE। IDE इन्वायरमेंट मीन कि वो आपका जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये उसी तरह का ही है कि जिससे इस टूल में सब कुछ है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं, जो हमने कल भी किया था कि ये जैम्प है ना, तो जैम्प सॉफ्टवेयर ये देखिए, ये इस तरह की इसकी शक्ल होगी जैम्प की। ये तो ये इसमें अब क्या क्या है इस जैम्प सॉफ्टवेयर में? इसमें आपका वेब सर्वर भी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कितनी तरह के वेब सर्वर होते हैं। इसमें डेटाबेस भी है आपको, और फाइलजिला फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। ये तीन ही आपके काम के लिए ये चीजें हैं। ठीक है, अपाची क्या है? वेब सर्वर है। क्या सर्वर? वेब सर्वर वो सर्वर जो आपकी फाइलों को होस्ट करेगा। वेब सर्वर किसे कहते हैं? जो आपकी वेब की फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करता है अपने ऊपर और उनको सर्व करता है आपको वेब के ऊपर। ठीक है, MySQL जो डेटाबेस है, ये अब हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से, हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी की सारी जितनी भी हमें डेवलपमेंट चाहिए होगी, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाना था, वो एक सॉफ्टवेयर ने हमारा मसला हल कर दिया। नहीं तो आप अगर लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे जाना था, वहां पे आपने अपाची अलग इंस्टॉल करना था, MySQL अलग इंस्टॉल करते हैं और फाइलजिला सॉफ्टवेयर अलग इंस्टॉल करेंगे, फिर इनकी सर्विस अलग से रन करेंगे, तो फिर जाके आप अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जाके बनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आसान करने के लिए हमने ये बना लिया जैम्प। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है अपाची जो वेब सर्वर, याद रखें कि ये मैंने लिखा भी होगा, ये पोर्ट जो है अपाची जैम्प सर्वर जब रन करेंगे ना, तो ये इसके ऊपर हम ये पोर्ट 80 पे चलता है और HTTPS 443 पोर्ट है इसके ऊपर। MySQL आपके 3306 पोर्ट है, इसके ऊपर चलता है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ी सी ये बहस जो है ना ये डिस्कस कर लें कि ये मैंने ओपन सोर्स और प्लेटफॉर्म थोड़ी 5 मिनट आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि आपको पता हो कि ये OS की हिस्ट्री क्या थी। थोड़ा सा हट रहे हैं हम अपने टॉपिक से, क्यों ये जरूरी है कि OS की पहले हिस्ट्री समझ लें कि ये कहाँ कहाँ से OS आए थे। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ये क्या चीज़ है, क्या मुराद मैं लेता हूँ इसकी। ठीक है जी, अगर विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें
विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है, ओएस। ओएस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो हेल्प आउट करता है, आपके हार्डवेयर को डायरेक्शन देता है कि आपने कैसे रन करना है, या आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को ये इंस्ट्रक्शन भेज रहा होता है, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जारी बात, इसमें फिर कर्नल होता है, हम उसको बोलते हैं, इसका मास्टर बूट रैकेट होगा, इसकी बायोस होंगी, ठीक है। तो ये कैसे बूट करेगा, इसका बूट प्रोसेस क्या होगा, आपने इसको ये आईएएस आईसीएस में पढ़ा भी होगा, ये बूट प्रोसेस क्या होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बूट प्रोसेस क्या, इनपुट आउटपुट, ठीक है ना, बायोस, आपने जो इसको नाम लेते हैं, ठीक है ना, ऑपरेशंस के नाम होता है। तो ये कहाँ लोड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप सिस्टम की पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले रैम हार्ड डिस्क से उठ के क्या, उठ के आगे रैम में स्टोर होती है, फिर रैम से उठ के कैश में जाती है, कैश से उठ के ये चीज़ें सारी क्या होती हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से कब स्टार्ट हुआ है, वो इस माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कब कब रिलीज किए, ठीक है। इनके फ्लेवर क्या होते हैं, अगर लिनक्स की बात करेंगे तो हम फ्लेवर की बात करेंगे, अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। ये जी, सबसे पहले विंडोज का आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्लोज सोर्स है, इसका सोर्स अब आपको कम्युनिटी को अवेलेबल नहीं है, ये कमर्शियल है। जब भी आप देखें सॉफ्टवेयर जब आप लेते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको बाय करना पड़ता है, इसकी की परचेज करनी पड़ती है, ठीक है ना। और नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं जाऊँ विंडो ई कर ले और इसकी जाए प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड है कि नहीं है, ये देखें। इसको अगर मैं इसको कर दूँ मिनिमाइज, इसको भी कर दूँ, ये देखें ये प्रोडक्ट की लगी हुई है इसको, ठीक है। मीन ये देखिए विंडोज इज फुली एक्टिवेटेड है, ये यानी कि हमने इसकी की परचेज की हुई है, जो की हमने परचेज की तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को लगाई है, ठीक है। अच्छा, अब विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए ये दो फ्लेवर में आए हैं ये, ठीक है। ये क्लाइंट साइड ओएस आता है और सर्वर साइड ओएस आता है, ठीक है। क्लाइंट साइड ओएस आपने सुना होगा, ये जो सबसे पहले विंडोज ने, इससे पहले 86 x86 का ऑपरेटिंग सिस्टम था, 90 में विंडोज 95 निकाल दिया उन्होंने। इसकी थोड़ा सा ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, GUI बेस्ड थी। x86 अगर मैं इधर डाल दूं x86 ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिए करेक्शन अगर गलत क्या है ना तो करेक्ट कर लीजिएगा, तो ये डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला था वो 95 था, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। इसकी रिच फॉर्म जो थी वो 97 में आई, जो पब्लिकली भी अवेलेबल था, विंडोज 95 भी अवेलेबल थी, लेकिन 97 जो थी ये सबसे इसकी ये प्रोमिनेंट और वेल एक्सपेक्टेड जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम था 97 में, विंडोज 97। ये कमांड लाइन में ग्राफिकल काफी अच्छा, ये नहीं कि ये एस्टेब्लिश इनका ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर है ना 2000 निकाल दी, विंडोज 2000 निकाल दी, फिर इन्होंने विंडोज मिलीनियम निकाल दी 2000 के साथ ही, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद फिर इन्होंने एक्सपी निकाल दी, विंडोज 7 आई, ठीक है। विंडोज 7 जब आई तो फिर इसके बाद देखिए विंडोज 7 काफी देर तक यूज होती रही। इसके बाद विंडोज 8 निकाली, लेकिन विंडोज 8 एक मैच्योर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, क्योंकि इसमें ग्राफिकल काफी चेंज था। 7 और विंडोज 8 में काफी इन्होंने ग्राफिकल चेंजेस कर दी की, जो ये सूट नहीं किया था, इन्होंने इसको विंडोज 7 और +8 करके तो विंडोज 10 निकाल दी थी। अब विंडोज 10 भी मार्केट में ये आ गई हुई थी, इसके साथ एक नई विंडो इन्होंने निकाली है, ये पिछले माह इन्होंने नई शुरू की है, इसको इन्होंने विंडोज 11 का नाम दिया, ठीक है। ये आ गई हुई है, ये फॉर डेवलपर्स या कह लें कि अभी प्रोडक्शन में इन्होंने ये नई कम्युनिटी के लिए नहीं रिलीज की, डेवलपमेंट इसकी टेस्टिंग के लिए इन्होंने अभी रिलीज की है, तो अक्टूबर में ये रिलीज हो रही है विंडोज 11, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट जब भी याद रखें, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट साइड के लिए निकालता है ना, तो ये सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी निकालता है, ठीक है। सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्लाइंट और सर्वर दोनों निकालता है। सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कारपोरेट सेक्टर में जो कमर्शियली यूज होते हैं, ठीक है ना। इसमें इन्होंने सबसे पहले जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला, विंडोज जैसे 95 के साथ इन्होंने विंडोज एनटी निकाली, ये सर्वर था। पहले माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का नाम विंडोज एनटी सर्वर था,
ठीक है। इसके साथ फिर इन्होंने विंडोज सर्वर 2000 निकाल दिया। ठीक है, ये मच्योर था थोड़ा सा, ये इससे बेहतर था एंटी सर्वर से। जो 2003 था, ये काफी बिग चेंज इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट लेके आया। इसमें काफी चेंजेस इन्होंने जो की, जो कारपोरेट सेक्टर में जो एक्सेप्ट हुई, क्योंकि इसमें जो मैं एक रूल बता देता हूँ, डोमेन का फीचर बड़ा अच्छा इन्होंने ऐड किया। डोमेन का फीचर 2000 में भी था, लेकिन उसका जो मैच्योर फॉर्म जो निकली, जो असल फॉर्म आई ना, डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्च, वो 2003 के फ्लेवर में आई विंडोज सर्वर। ठीक हो गया। और इसकी फिर एडवांस फॉर्म इन्होंने 2008 में निकाल दिया, विंडोज सर्वर 2008। फिर विंडोज सर्वर 2012 निकाल दिया इन्होंने। ठीक है, विंडोज सर्वर 2016 निकाल दिया, विंडोज सर्वर 2019 लेटेस्ट निकाला है। अब मार्केट में 2020 या 22 के नाम से, ये अक्टूबर में मे बी ये रिलीज करते हैं, या 2021 का नाम दे दें इसको सर्वर को। माइक्रोसॉफ्ट जब भी अपनी प्रोडक्ट निकालता है, तो वो ये नहीं क्लाइंट साइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी निकालता है, सर्वर साइड भी निकालता है, फिर एप्लीकेशन लेवल की भी सॉफ्टवेयर निकालता है। ठीक है, ईमेल सर्वर इनका एप्लीकेशन लेवल का एक सॉफ्टवेयर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज होता है। आपने कम्युनिकेशन करनी है एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तो ईमेल अपना अगर आपने लगाना हो, तो माइक्रोसॉफ्ट वो भी सोल्यूशन देता है, आप अपना कस्टम ईमेल सर्वर लगा लें। ठीक है, अगर कंपनी में फाइलें शेयर करनी हो एक दूसरे के साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है आप अपना शेयर पॉइंट यूज कर लें। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन लेवल के ऊपर भी आपको ये फैसिलिटी देता है सर्वर्स की। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अगर डेटाबेसिस की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है देखिए जी, मैं आपको डेटाबेसिस भी देता हूँ। ठीक है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस का नाम बताया हुआ है आपको, MSSQL सर्वर। ठीक है ना। तो अगर शेयर पॉइंट की बात करें, तो ये माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट दे देता है, ये फाइल शेयरिंग के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। मेल का सोल्यूशन लें, तो ये माइक्रोसॉफ्ट अपना मेल का सर्वर देता है। ठीक है, मेल सर्वर देता है ये अपना, एक्सचेंज का नाम है उसको, अगर आप उसको कहें तो ये एक्सचेंज सर्वर आपको ये देता है। तो एक्सचेंज सर्वर 2000 से स्टार्ट हुआ विंडोज एनटी जब से आई, फिर 2000 एक्सचेंज आया, फिर 2003 का एक्सचेंज आया। ठीक है, तो इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल हो गया, शेयर पॉइंट हो गया, फिर मेल सर्वर हो गया। फिर ये फायरवॉल प्रॉक्सी सोल्यूशन भी देता था, अब इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है ना, इसको आप कह लेंगे प्रॉक्सी। ठीक है, जो इन्होंने सबसे पहले निकाली थी, आइजा सर्वर निकाला था। तो ठीक है, आइजा सर्वर ये प्रॉक्सी सर्वर था, ये 2004 में निकाला था इन्होंने। ठीक है, इसके एडवांस फॉर्म इन्होंने 2006 में निकाल दी, थोड़ा सा अच्छा कर दिया प्रॉक्सी सर्वर को, फीचर्स डाल देते होते हैं। फिर इन्होंने 2000 जब 8 आया, तो उसके साथ इन्होंने फायदा से TMG का नाम दे दिया, थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे। ठीक है ना, ये भी क्या है, ये एज अ प्रॉक्सी सर्वर और यूज होता था, फायरवॉल भी यूज कर लेते थे आप इसको। ठीक है ना, TMG 2010। इसके बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में ये जो प्रॉक्सी थी ना, ये खत्म कर दिया। ठीक है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट इस तरह सोल्यूशन देता है, जब भी ये देगा तो ये प्रॉपर देगा सोल्यूशन। मतलब कि मैं अगर 2003 की इरा की बात करूं, तो इन्होंने 2003 सर्वर दिया, साथ इन्होंने एक्सचेंज 2003 दिया, शेयर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2002 दे दिया। अच्छा, आपको अगर मैसेज अगर नहीं ना, हमारा टेक्स्ट कर दिया करें, व्हाट्सएप में कर दिया करें, या आप मुझे चाहिए। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट में मैंने कहा जब भी सोल्यूशन देता है, तो ये क्लाइंट साइड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देता है, और सर्वर साइड भी देता है, और एप्लीकेशन लेवल के ऊपर भी जो चेंजेस इनकी होती है वो भी देता है। ठीक है, तो इसी तरह 2008 में माइक्रोसॉफ्ट 2003 में इन्होंने विंडोज सर्वर 2003 दिया, एक्सचेंज सर्वर 2003 दिया। ठीक है, सीक्वल सर्वर MS SQL 2002 दिया, शेयर पॉइंट भी दिया 2002, 2003 शेयर पॉइंट दिया। ठीक है ना, तो आइदा सर्वर इन्होंने 2004 में दिया था, ये प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी क्या होती है, ये कह लें कि आपके बिहाफ के ऊपर कोई चीज लेके आना। ठीक है ना,
वो कैशिंग सर्वर भी होता है, ये फायरवॉल के तौर पर काम करती है। तो ये हम इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट ये याद रखें। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म मैंने आपसे डिस्कस करिए, आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो करंट चल रहे हैं ना, ये 2019 विंडोज का सर्वर चल रहा है, सीक्वल सर्वर 2019 चल रहा है, शेयर पॉइंट 2019 चल रहा है, एक्सचेंज सर्वर 2019 चल रहा है, विंडोज इसके साथ क्लाइंट साइड की बात करें तो विंडोज 10 चल रही है, ठीक है। प्रॉक्सी में कोई चीज नहीं है इनके पास, तो ये इनका सोल्यूशन चल रहा है। अब ये मोस्टली ये है ना क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं अपने, ठीक है, लेकिन ये एक्सचेंज और विंडोज का सर्वर रखेंगे क्लाइंट साइड। अच्छा, अगर लिनक्स के प्लेटफॉर्म की बात कीजिए ना, तो सबसे पहले लिनक्स का पेरेंट कौन था, मतलब लिनक्स कहाँ से निकला है, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम से खुद क्या निकला है। आपको ये पता होना चाहिए, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1970 में जब बेल लेबोरेटरी पर टेस्टिंग हो रही थी ना, तो ये वहीं से निकले हैं सारे, सी लैंग्वेज में बने हुए हैं। सी लैंग्वेज से पहले कौन सी लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज थी। बी लैंग्वेज क्या थी, वो थोड़ी सी इतनी रिच नहीं थी, उसकी लाइब्रेरीज इतनी नहीं थी, क्योंकि अभी स्टार्ट था डेवलपमेंट का, तो वहां से वो बी लैंग्वेज निकली। उससे पहले ये असेंबली लैंग्वेज थी, ठीक है ना, तो असेंबली लैंग्वेज, तो वहां से ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लिनक्स जो है ना, ये भी सी में ही बना हुआ है। लेकिन जो लिनक्स खुद तो सी में नहीं बना, लेकिन इसका जो पेरेंट है ना, पेरेंट ऑफ लिनक्स है मैक ओएस। हमेशा याद रखना, ये दोनों का जो पेरेंट है ना, जो ये दोनों कहाँ से निकले हैं, मैंने कहा था ये यूनिक्स से निकले। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लिनक्स का ही, यानी कि ये कमांड लाइन ही इंटरफेस है कोर के ऊपर, ठीक है। तो इससे इस ऑपरेटिंग जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लोगों ने क्या किया, या बड़ी कंपनियों दो तीन ने क्या किया कि इसका कोड उठा के, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ठीक है ना, ये सारा क्या है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स की हमने बात की हुई है कि ये ओपन सोर्स इसलिए कि कोई भी उठा के चेंजेस कर ले अपने नाम का, कोई भी चीज निकाल सकता है, ठीक है। तो लोग इसी तरह लोगों ने भी जो है ना, कम्युनिटी ने जो डेवलप उस वक्त की जो थी, उन्होंने फिर लिनक्स निकाला, मैक, जैसे मैक, एप्पल ने मैक पकड़ लिया। एप्पल ने कहा जी हमारे ये, इनकी मदर जो है ना, ये यूनिक्स ही है। कुछ मान्य चेंज कर दी, कुछ उनका टेम्पलेट चेंज कर दी, कुछ लाइब्रेरीज नहीं ऐड कर ली, कुछ नए फीचर्स ऐड करके उन्होंने अपने नाम निकाल दिए लिनक्स और मैक ओएस। रखे दोनों ये भी ओपन सोर्स ही रखे उन्होंने, ठीक है। मैक वालों ने अभी नहीं किया, उन्होंने अपना सोर्स क्लोज कर लिया, ठीक है। तो लिनक्स इससे निकले हैं दोनों। लिनक्स की आज कमांड लाइन इंटरफेस है। अब ये ग्राफिकल बेस भी है, जीयूआई बेस भी है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी देता है। इसकी हम अगर विंडोज की बात करें तो हम कहते हैं कि विंडोज सर्वर, ठीक है। अगर लिनक्स की बात करें तो हम कहेंगे डिस्ट्रो, यानी कि इसकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन इसका फ्लेवर कौन सा है, क्यों फ्लेवर है, फ्लेवर का वर्ड कैसे हम इसको यूज करें, क्योंकि लिनक्स में मैंने दो तीन कमांड में चेंज करके मैंने इसके नाम ही चेंज कर दिया। तो मैं इसलिए कहता हूँ, जैसे आइसक्रीम आप लेते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स को आप ऐड ऑन करते हैं, तो फ्लेवर डिफरेंट करके नाम चेंज कर देते हैं। तो लिनक्स में भी है, कोर इनका सबकी मदर एक ही है, यूनिक्स। अब उसमें फीचर्स ऐड किए जाए और फ्लेवर का अपना नाम दिए जाए। आपने नए नए नाम सुने होंगे, युबंटू सुन लिया, ठीक है ना। इसी तरह एक क्लोन ऑफ यूनिक्स एज वेल एज मैक ओएस, यानी कि ये सब इसकी ही क्लोन है, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है लिनक्स जो है। क्लोन क्या होता है, डिटो कॉपी, ठीक है। तो ये सारे सीएलआई बेस है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ये इनका मिनिमल वर्जन होता है, मिनिमल से कम फीचर वाला वर्जन, ठीक है ना। ऐसा वर्जन जिसमें कम से कम फीचर हो और कमांड लाइन हो। तो जब भी हम प्रोडक्शन के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपको फुल फीचर चाहिए या मिनिमल वर्जन चाहिए। मिनिमल वर्जन में गया जो बेसिक इसके चीजें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। सपोज नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन नहीं उसने ऐड की, आपको खुद ऐड करनी पड़ेंगी फीचर और इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑफिस नहीं इंस्टॉल होगा, आपको खुद ओपन ऑफिस इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इंटरफेस है, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, लेस फीचर इंस्टॉल होते हैं जब आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो लिनक्स की जब भी बात होगी तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है और इसका या फ्लेवर कौन सा है। जैसे हम लिनक्स में बात करूं, एक एक हम इसकी सर्वर साइड देख लेते हैं, जैसे मैंने ये डिस्कस किया लिनक्स में। सर्वर साइड में सबसे एक कंपनी है, उसने कहा जी जो लिनक्स यूनिक्स उठाया कोड, यूनिक्स का कोड उठाया, उसमें काफी चेंजेस काफी फीचर्स ऐड करके उसने कहा जी मैं फेडोरा एक नाम दे रहा हूँ इसको, ठीक है। उसने फेडोरा नाम दे दिया। फेडोरा से उसने और एडवांसमेंट 2000 में, या अगर फेडोरा था या 2005 में फेडोरा था, उसने 2006 में और फीचर्स ऐड किए, उसका नाम रेड हैट रख दिया। ये अब नाम लिनक्स के सुनेंगे जी, रेड हैट है, फेडोरा है, ये एक ही कंपनी के सारे फ्लेवर है आगे,
ठीक है। फिडोरा से आगे रेड हैट निकाला उन्होंने, ये कमर्शियल इंटरप्राइज बना दिया, कमर्शियल कर दिया क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिया रेड हैट इंटरप्राइज में, इसलिए उन्होंने इसके पैसे रख दिए। ये प्रोडक्शन में इंटरप्राइज लेवल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का सर्वर यूज होता है ना, तो लिनक्स की बात करेंगे इंटरप्राइज पे क्या यूज हो रहा है। इंटरप्राइज का मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ बड़े बड़े लेवल पे काम होना है, सर्वर में चलने हैं, तो वहां पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, वो कहेगी रेड हैट इंस्टॉल हुआ है या विंडोज का सर्वर इंस्टॉल हुआ है 2016 2018। ठीक है। तो ये स्टेबल वर्जन है। स्टेबल से मुराद क्या है कि इसमें जो फीचर्स है ना वो कोई डेवलपमेंट फेज में नहीं है, ये टेस्टिंग फेज में नहीं है। ये जो रिलीज होगी ये स्टेबल होगी। आप प्रोडक्शन के अंदर कोई आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ईआरपी अगर चलाना है, तो ये स्टेबल वर्जन इसमें रिलीज इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। तो इन्होंने ही कुछ लोगों ने फिर क्या किया, इनकी हिस्ट्री को, रेड हैट की जो डेवलपर्स थे ना जिन्होंने बनाया था, उसी डेवलपर में से एक टीम निकली डेवलपर की, उन्होंने एक इसका एक क्लोन बना दिया रेड हैट का, सेम डिटो कॉपी लेके नाम उसका सेंटोस रख दिया। सेंटोस कह लो या सेंटोस कह लो, ये फ्री में अवेलेबल था। ठीक है ना। अब ये सेंटोस 7.6 तक आया है, ये 7.8 समथिंग में है। इसके बाद ये आना बंद हो गई। अब रेड हैट ने ये बंद निकाल ये नहीं निकालते, ये ओपन सोर्स था सेंटोस, ये मतलब फ्री में अवेलेबल था। ये दुनिया में जितने भी सर्वर फ्री से चल रहे थे फ्री में यही यूज कर रहे थे। ठीक है ना। तो अब वो कहते हैं कि आप हमारा पेड ले, पेड फीचर वाला वर्जन इंटरप्राइज का। इसके मुकाबले अब फ्री युबंटू है, युबंटू कह लें, युबंटू कह लें, जो मर्जी कह लें। ठीक है ना। इस तरह सुशी है, ये फैमिली नेम इनका, ये डेबियन फैमिली नेम इनका सबका है। कि अगर मैं रेड हैट की बात करूं तो मैं कहूंगा इसका फैमिली कौन सी है, फैमिली रेड हैट फेडोरा सेंटोस ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। पेरेंट जो एक इनका फेडोरा है, आगे उसने रेड हैट निकाल दिया, तो फैमिली तो एक ही हुई है ना फिर, रेड हैट से सेंटोस हो गया, तो युबंटू हो जाएगा। तो ये एक ही डेबियन फैमिली से है, ये भी लिनक्स की ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स भी है। ठीक है ना। ये इंटरप्राइज लेवल पे यूज होता है जैसे विंडोज का सर्वर यूज होता है। तो मैक ओएस चला गया, मैक अपने ही एक है, मैक बुक आ गई उनकी, मैक एप्पल मोबाइल पे आ गया। ठीक है ना। जब जब से स्मार्टफोन आए हैं तब से ये लिनक्स और मैक ओएस को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को जाने लगा है। आपके जितने स्मार्टफोन है ना इन सब में लिनक्स इंस्टॉल है। आप इसमें देखना कि मुझे तो याद नहीं रहते ये क्या क्या इनके जेलबेरी क्या क्या वर्जन निकाले होते हैं। ठीक है ना। के ये वो पता नहीं, नया से नया जो भी आता है जी अपना स्मार्टफोन लेके आता है वो अपने नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम से निकाल देता है, और सबके पीछे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ओपन सोर्स है। ठीक है। ये थी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है। कि अब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो ये लिनक्स पे ही चलेगा, विंडोज पे चले नहीं चलेगा। पीएचपी और माईसीक्वल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, नहीं चलेंगे। आपको किसी न किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का मदद लेने पड़ेगी, वो है जैन, जिसको हमने इंस्टॉल किया और इसको हम रन करेंगे। ठीक हो गया जी। अब ये इसके क्लाइंट साइड है लिनक्स के, फेडोरा और यूबंटू, यहाँ तक बात खत्म होगी हमारी। अब वेब सर्वर क्या होता है जी, इसमें हम अपने टूल की तो बात कर ली है कि एक छोटी सी चीज, वेब सर्वर क्या है, डेटाबेस क्या है, फाइल ट्रांसफर क्या है, ये तीन फीचर है ना इसके अंदर। ये देखें अपाची, ये क्या है, वेब सर्वर, माईसीक्वल डेटाबेस, फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। वेब, अब देखिए मैंने कोड लिखा, ये वाला कोड अगर मैंने लिखा है तो या मेरा ये कोड बन गया है, तो मैंने ये प्रोडक्शन के ऊपर सर्वर के ऊपर ट्रांसफर करना है ना, तो मैं ये नहीं है कि मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, वो भी खोलूँ ब्राउजर, ये भी खोलूँ। तो मैंने तेजी से अगर काम करना है तो मैं ना एक सॉफ्टवेयर की मदद लूंगा, फाइल फिलर। ये एफटीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हुए फाइल को ट्रांसफर करता है। ठीक है ना। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने सुना होगा ये नाम। एफटीपी कौन सी पोर्ट यूज करता है, 20 या 21। ठीक है ना। ये दो कोड यूज करता है, ये मैं आपको कोड साथ साथ कराऊंगा ये ना, ये अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इसको करेक्ट कर रहा है, मेरा ख्याल 2021 एक ये एस्टेब्लिश कोड यूज करता है, एक ट्रांसफर करने के लिए। एक पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है फिर फाइल ट्रांसफर करता है, जो एस्टेब्लिश करता है फिर वो 20 पे पहले कम्युनिकेट करता है उससे, दूसरे सर्वर से, फिर फाइल ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो ये फाइल ट्रांसफर सर्वर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, हम मैंने कहा और भी बड़े हैं, जैसे इधर होगा एक सॉफ्टवेयर, मुझे याद नहीं होगा, काफी सॉफ्टवेयर है।
मेरा नाम आएगा मैं बता, ठीक है ना। तो ये एक नाम याद था, ये वेब सर्वर जिस होस्ट वेब पेज जो हम वेब पेजेस बनाएंगे, वेब सर्वर कौन से हैं, अपाची, टॉमकैट है, इंडियन है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लिनक्स के ऊपर, ठीक है। इंडियन एक्स वेब सर्वर जो है ये लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल होगा, या अपाची आप इंस्टॉल करना है तो ये उसके ऊपर लिनक्स पे इंस्टॉल होगा ओएस। हाँ विंडोज पे करना तो फिर ये जैम सॉफ्टवेयर कर लें जिसमें ये सब कुछ इकट्ठा होगा। डेटाबेस ओपन सोर्स है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लिनक्स के ऊपर है, माई अगर हम डेटाबेस जो यूज करेंगे, ठीक है। फाइल ट्रांसफर का आपका हो गया। तो अब हम रन करते हैं अपने जैम सर्वर को, और इसको हम देखते हैं कि यार ये इसकी कैसे इसको एक्सेस करना है, इसके पास वेब सर्वर को फाइल रख ली तो वो कैसे एक्सेस करनी है, अगर डेटाबेस एडमिन सेंटर जो है वो कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये अभी मैं दिखा रहा हूँ बस, इसको अपाची को रन कर देते हैं, देखें ये पोर्ट 8081 पे चल रहा है, मैंने इसकी डिफॉल्ट पोर्ट चेंज की हुई है। वेब की पोर्ट जो है वो 80 है, HTTP प्रोटोकॉल जो पोर्ट यूज करता है 80 है, HTTPS जो यूज करता है 443 है। ये पोर्ट अब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। माई सीक्वल पोर्ट जो यूज करता है 3306 है, ठीक है। हम इसको मैं एक फिर पोर्ट्स के ऊपर एक अलग लेक्चर रख दूंगा। तो जैम अब हम शुरू करते हैं, मैंने इसको रन कर दिया, ये देखें जी मैंने इसकी माईसीक्वल डेटाबेस भी स्टार्ट कर दी है। अब मैंने इस वेब सर्वर को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करूंगा, ठीक है। हम एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट आईपी लिखेंगे और साथ पोर्ट दे देंगे, ये देखें लोकल होस्ट वो आईपी होता है जो अब लूप बैक होता है, लूप बैक आईपी जो अपनी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। ये वो मशीन का आईपी होता है जिस मशीन के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये लोकल होस्ट होगा, अगर आईपी की बात करें तो ये 127.0.0.1 ये कभी नहीं भूलना, ठीक है ना। तो लोकल होस्ट मैंने लिखा है, ये मैं अपने ही सर्वर की टेस्टिंग करने लगा हूँ, इसके ऊपर ये पोर्ट था 8081, ये देखें जैम सर्वर, ये वेब सर्वर उठ के आया अपने पेजेस, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं तो अपना ये डैशबोर्ड लेके आया, ठीक है। अगर मैं कोई डायरेक्टरी उठाऊंगा ना तो ये वो भी उठाएगा, वो भी हम देख लेंगे। अगर अब मैंने इसकी डेटाबेस को मैनेज करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा php my admin, ठीक है। ये याद रखें कि लोकल होस्ट पोर्ट और साथ ये, क्योंकि मेरी डिफॉल्ट मैंने चेंज की हुई है तो मैं इसलिए दे रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पोर्ट देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर मैं ये देखें मैं अगर ना पोर्ट दूंगा ना तो मेरा एक्सेप्ट नहीं करता है लोकल, उसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। ये देखें ये सर्च कर रहा है कुछ नहीं मिला, क्यों, मैंने इसकी पोर्ट जो है डिफॉल्ट, ये देखें उसको कुछ नहीं मिला, मैंने इसकी पोर्ट चेंज की हुई है, हम वो कॉन्फ़िगरेशन में देख लेंगे जब एडवांस लेवल आएगा हमारा, ये कैसे चेंज करते हैं पोर्ट को। तो अब मैं इसको फिर पोर्ट देता हूँ, तो ये जिस पोर्ट को क्योंकि डोर दोगे तो ये ओपन होगा। अब प्रोटोकॉल एस लगा दिया और आगे मैं 8081 दे रहा हूँ, समझ गए, ये था, ये इस तरह, ठीक है। HTTP के ऊपर देखिए प्रोटोकॉल क्या है, HTTP में अभी मैंने वो जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया था, ये देखिए HTTP के ऊपर 80 पोर्ट 8081 है, ठीक है। डिफॉल्ट ये है, तो मैं अगर इसको मैंने जो कस्टम की है वो क्या की है, मैंने कस्टम ये पोर्ट की है जो मैंने ब्राउजर पे दे रहा हूँ, वो मुझे 8081 देंगे, पीछे आप HTTP प्रोटोकॉल तो ये एक्सेस होगा। अगर HTTPS के थ्रू आना है तो फिर आपको 443 की पोर्ट देनी पड़ेगी, उसके थ्रू भी हम देख लेते हैं। ये देखिए जी ये 4433 है, ठीक है। तो इसकी क्या कस्टम पोर्ट बन गई, ये देते हैं HTTPS 4433, डिफॉल्ट जो पोर्ट है वो ये है HTTPS की, ये वेब की 80 की पोर्ट है। आप ब्राउजर पे डिफॉल्ट पोर्ट के बगैर देंगे तो ये एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको ब्राउजर पे जाता हूँ, देखिए अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये आप ना सिक्योर प्रोटोकॉल उठा के लाओ HTTPS के साथ,
ठीक है, ये ले फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट अगर मैं डिफॉल्ट पोर्ट दूं, अब HTTPS है तो ये डिफॉल्ट पोर्ट पे जाएगा 443 पे, तो वो इसको क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर की हुई है, वो चेंज की हुई है, तो हमें जो कस्टम पोर्ट जो हमने दिया ना वो इसको बतानी पड़ेगी कि यार इस पोर्ट पे तुम एक्सेस करो। ठीक है, तो इस पोर्ट पे भी वो इसे कुछ नहीं अभी मिल रहा है, देख लेते हैं क्या कहेगा ये। वो उसको भी HTTP को भी उधर ही लेके आ रहा है, एस को लेके नहीं आ रहा है, इसको ये ट्रबल शूट करना पड़ेगा बाद में। चले हम यहाँ से निकलते इस बैच से, ये एडवांस लेवल आएगा तब हम इसको देख लेंगे। और अभी हम इसका माई माई PHP माई एडमिन देख लें कि हमने अगर डेटाबेसेस मैनेज करनी है तो वो कैसे वेब पेज एक्सेस करके तो हम एक्सेस करेंगे। PHP माई एडमिन याद रखने ये चीज, ठीक है ना। लोकल हो सपोर्ट पे बता दें, नहीं है तो डिफॉल्ट होगी तो इसको एक्सेस करें तो एक पेज खुल जाएगा। अभी ये देखें, ये शक्ल निकल रही, ये आपकी डेटाबेस जहाँ आपने क्रिएट करनी है, बनानी है और मैनेज करनी है। ये सारी डेटाबेसेस हैं, ठीक है ना, ये सारी जो बनी हुई है इसकी डेटाबेसेस है। इसके लिए आपने बस लेआउट अभी देख लें, जब इसकी पीएच डेटाबेसेस का हम टॉपिक शुरू करेंगे तब हम इसको फिर देखेंगे अभी क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको एक ना जस्ट ओवरव्यू देता हूँ ये कस्टम पेज एक्सेस करने का। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये मेरी डेटाबेस हो गई। इसके ऊपर मैं इसको वेब पेज खोल लेता हूँ, फिर पेज हम बना लेंगे आगे। ये वेब का है, तो अब ये अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी कहाँ रखता है वेब का, वो हमने इसकी ढूंढ लेनी है। ठीक है, अपाची अपनी डिफॉल्ट कहाँ इंस्टॉल होगा और ये कहाँ अपनी फाइलें रखते हैं, वो कहाँ रखेगा। वो हम इधर से अगर हम जाएं सी के अंदर जाएं, ठीक है, सी के अंदर ये इंस्टॉल करेगा जैम की डायरेक्टरी अपनी। इसके अंदर एक डायरेक्टरी होती है htdocs, ठीक है, ये वो डायरेक्टरी है जहाँ डिफॉल्ट वेब पेजेस आप स्टोर करते हैं। जो आप वेब पेजेस बनाएंगे वो यहाँ पे आप स्टोर करेंगे तो वो वहाँ पे आपको एक्सेस हो जाएंगे। जैसे अगर हमने कोई काम किया हो, कौन सा है ये एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल का पेज बना हुआ है, ये कौन सा है मुझे ये, अच्छा इसको हम अगर एक्सेस करें applications dot html, ये देखें ये पेज आ गया कोई, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन का पेज उठा के ले आएगा, मैंने वो एक्सेस किया। अगर मैं अपना पेज बनाऊँ तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैं कोई डायरेक्टरी देखता हूँ, न्यूज़ पीके, या मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ जस्ट आपको डेमो देने के लिए, है ना, हम काम कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ ये हमारा क्या है आपकी क्लास के लिए, मैं कहता हूँ ये वेब टेस्ट के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, इसके अंदर मैं एक HTML की फाइल क्रिएट करता हूँ और आपको ये वेब की फाइल एक्सेस करा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दिया जी, मैंने इंडेक्स, जो भी आप फाइल बनाएंगे हमेशा इंडेक्स के क्यों नाम रखते हैं ये भी हम बात करेंगे बाद में। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल का नाम रखते हैं और इसको हमने HTML एक्सटेंशन दे दी। ठीक है ना, वो कहते चेंज करो, मैंने कहा जी कर दो चेंज। देखिए मैंने जैसे नाम में चेंज किया, एक्सटेंशन याद रखना है, HTML की जो एक्सटेंशन होगी डॉट HTML होगी, CSS होगी डॉट CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी डॉट JS होगी, पाइथन होगी डॉट PY होगी, PHP होगी तो डॉट PHP होगी फाइल। ठीक है ना, तो इसको जरा आप नोटपैड में खोलें, ये देखिए ये खाली है, अभी ब्लैंक है। ठीक है, तो मैं इसको किसी नोटपैड भी यार खोल लेते हैं इसको जी, ओपन विद, कहाँ गया ओपन विद, मैं आपको ना नोटपैड से ओपन चूज नजर है, किधर गया नोटपैड, सर्च करना पड़ेगा मोर,
ये नोटपैड, ठीक है। तो मैंने किया, मैं खुद हाथों से कोड लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं अब कोड लिखने लगा अपना पहला। ये क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे। ये HTML क्या है जी, ठीक है ना, ये टैग है, ये एलिमेंट है, क्या होता है, इनको क्या कहते हैं। एक मैं हेड का टैग खोल लूँ, जो टैग आपने खोलना है वो बंद भी करना है, ठीक है ना। तो हेड के अंदर हमारा टाइटल होता है। टाइटल क्या होता है वो जब देखेंगे, इसका हम शुरू करेंगे। तो अभी तो हम एक डेमो बना रहे हैं कि एक एग्जाम के अंदर htdocs के अंदर हमने अपना वेब पेज जो बनाना है वो कैसे एक्सेस करना है, ठीक है ना। माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर बॉडी टैग लगेगा एक, जो टैग ओपन किया वो बंद भी कर ले, ठीक है। बॉडी के अंदर जी मैं कहता हूँ, मैं हेडिंग लगाने लगा हूँ, हेडिंग 1, ठीक है। और इसको मैंने क्लोज कर दिया, और इसको मैं कहता हूँ अब फर्स्ट वेब पेज टू अंडरस्टैंड XAMPP अपाची सर्वर, ठीक है ना। XAMPP सॉफ्टवेयर का मेरी सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने कंट्रोल S किया। अब इस फाइल को देखे मैंने कहाँ सेव किया हुआ है, htdocs के अंदर वेब टेस्ट की डायरेक्टरी है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और इसको मुझे आप एक्सेस करने के लिए है ना कंप्लीट पाथ बताना पड़ेगा उस डायरेक्टरी, ठीक है। जस्ट डायरेक्टरी का नाम दूंगा, मैं फाइल का नाम नहीं दूंगा, मैं कहूंगा क्या थी, वेब टेस्ट। आपका वेबसाइट आ गई आपकी, इसी तरह लाइव पे होता है काम। आप अपने वेब सर्वर के ऊपर अपनी फाइलें स्टोर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और उसका पाथ बताते हैं और आपको एक्सेस हो जाता है। देखिए वेब टेस्ट, अगर मैं अब मैंने कहा जी मैं इंडेक्स फाइल है नाम मैंने दिया, अगर आपने कोई भी जब फाइल होगी ना, जब बाय डिफॉल्ट एक्सेस करनी तो हम उसको इंडेक्स फाइल देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसका नाम चेंज करूँ, देखें ये आप डायरेक्टरी का नाम देंगे ना तो ये नहीं उठ के आएगी, ठीक है ना। हम इसको कहते हैं जी web.html, तो कहते हैं चेंज करना, मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, अब देखो वो फाइल का नाम उठा के लिया है, वो नहीं चीज लेके आया। क्यों? ब्राउजर आपके जो वेब अपाची सर्वर है ना वो इंडेक्स फाइल को समझता है। वो कहता है जिस डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स की जो फाइल होगी ना, वो index.php हो, index.html हो, index.python हो, जो मर्जी हो, मैं उसको डायरेक्टली उठा के ब्राउजर के ऊपर शो करवा दूंगा, ठीक है। अब आपकी कस्टम नाम है तो मुझे फिर कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ उस फाइल तक का आपको पाथ देना पड़ेगा। तो web.html दें तो आपका पहला वेब पेज देगा। ये है वो कंसेप्ट, क्या जो इंडेक्स क्यों देना है और फाइल का कस्टम नाम क्यों देना है, ठीक हो गया जी। जी ये हमारी जो XAMPP की सारी स्टोरी है ना यहाँ खत्म होती है। तो अब हम डायरेक्ट शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट अपने HTML की तरफ, ठीक है। हमने सीखनी क्या है HTML, उससे पहले हमने कहा जी जो वेब टूल का थोड़ा छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, यानी कि ओवरव्यू था, वो हमने दे दिया, मैंने XAMPP दे दिया। ओवरऑल आपको ये फाइल अब क्लोज होगी, ठीक है। तो ये क्लोज कर दे तो हम नेक्स्ट जो है इस रिकॉर्डिंग को या तो आप डन करते हैं या तो नेक्स्ट हमारा HTML शुरू करना है, ठीक है। तो वो हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके लिए पहले मैं ज़रा इसको ख़त्म कर दूँगा।